ये फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको 1975 में बनाया गया था और जो सिक्किम के लैंडस्केप, कल्चर और मॉन्यूमेंट्स की बात करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कुछ कंट्रोवर्शियल दिखेगा नहीं, क्योंकि कई स्टेट्स डॉक्यूमेंट्रीज या फिर एड्स बनाती है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। पर अगर मैं कहूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री करीब 40 साल के लिए बैन थी, तो आप पूछेंगे कि क्यों? अब इस बुक को देखिए जो जर्नलिस्ट सुनंदा दत्ता रे ने लिखी थी। अब सत्यजीत रे की डॉक्यूमेंट्री की तरह इस पर बैन नहीं लगा था, पर जैसे ये पब्लिश हुई थी इस पर डिफेमेशन केस लगा दिया गया था और इसकी पब्लिकेशन सप्रेस कर दी गई थी। तो क्या था इस मर्जर में जिससे हमारी इंडियन गवर्नमेंट डर रही थी? 7 अप्रैल 1975 को इंडियन ट्रूप्स मोबिलाइज करे गए थे सिक्किम के मोनार्क, जिनको चोग्याल कहा जाता है, उनके पैलेस के पास। मार्केट में लोग सोच रहे थे कि क्या इंडिया और चाइना के बीच एक और वॉर होने वाली है जो 13 साल पहले हुई थी। इंडियन आर्मी ने कहा था कि वो रूटीन एक्सरसाइजेस कर रही है, पर जो पैलेस के गार्ड्स थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने चोग्याल से रिक्वेस्ट करी कि वो एक बुद्धिस्ट मंक का भेष डाल के नेपाल एस्केप कर सकते हैं, जैसे दलाई लामा ने 1957 में किया था। पर सडनली एक पैलेस के गार्ड को मार दिया गया। जो चोग्याल थे वो घबरा गए थे। उन्होंने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया ये पूछने के लिए कि चल क्या रहा है, पर उनकी लाइन लगी नहीं रही थी। बस 20 मिनट के अंदर चोग्याल के अगेंस्ट जो कू था वो खत्म हो गया था और जो 333 साल की मोनार्की थी उसके साथ वो भी खत्म हो गई थी। एक महीने के अंदर सिक्किम इंडिया की 22nd स्टेट बन गई थी। ये कहानी है सिक्किम की। It's not easy to find Sikkim on the map unless one knows where to look for it. सिक्किम सदियों से एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन रहा है। सिक्किम बना था 1642 में जब 3 ग्रेट लामाज ने फुंगसुक नामग्याल को सिक्किम का रूलर बनाया था, जिन्हें चोग्याल बोलते हैं। सिक्किम में 3 मेजर कम्युनिटीज़ थी, लेपचास, भूटियास और लिम्बूस, और ये सिक्किम राज्य अपने आप में 500 साल तक इंडिपेंडेंट रहा। फिर 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया आए और उनके सिक्किम के साथ अच्छे टर्म्स थे, जिसका मेन कारण था दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ब्रिटिशर्स और सिक्किम दोनों को नेपाल नहीं पसंद थे। ब्रिटिशर्स के लिए नेपाल की गोरखा आर्मी एक थ्रेट थी, और क्योंकि गोरखा आर्मी के जनरल्स भी अपना राज्य फैलाना चाहते थे तो वो बार बार अपने आसपास के राज्यों को इन्वेड करते थे, जिसमें से एक था सिक्किम। 18th सेंचुरी में गोरखाज ने सिक्किम को इन्वेड किया और चोग्याल को तिब्बत में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटिशर्स को तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए रास्ता चाहिए था, मगर बीच में था नेपाल। 1814 में दोनों के बीच वॉर हुई, जिसमें नेपाल की बहुत बुरी तरह से हार हुई, जिसके बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई और नेपाल को कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम के क्षेत्र वापस देने पड़े, जिस पर उसने पहले कब्जा कर लिया था। 1817 में सिक्किम और ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन की, जिसके तहत सिक्किम प्रोटेक्शन और कुछ स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। और इसी के साथ अब दार्जिलिंग, जो पहले सिक्किम किंगडम का पार्ट था, अब ब्रिटिशर्स को मिल गया। इंडिपेंडेंस तक ब्रिटिश इंडिया और सिक्किम के बीच में जो रिलेशनशिप था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो ये क्लियर नहीं था कि इंडिया और सिक्किम के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। क्या सिक्किम एक नई स्टेट होगी इंडिया की, या फिर सिक्किम एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टरेट होगी जैसे वो ब्रिटिश रूल के अंडर थी। जो सिक्किम की मोनार्की थी उन्होंने मना कर दिया था कि सिक्किम एक भाग बनेगा इंडियन यूनियन का, इसलिए इंडिया ने सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया 1950 की इंडिया सिक्किम ट्रीटी के तहत, जिस मूव को सरदार पटेल और BN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उन्होंने अपोज किया था। इस ट्रीटी के तहत सिक्किम को बहुत हद तक इंडिपेंडेंस दी गई, पर जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिया की थी, और इंडिया के पास एक राइट थी अपने आर्म फोर्सेस सिक्किम में स्टेशन करने के लिए। तो पटेल और राव के क्या कारण थे जिसकी वजह से वो चाहते थे कि सिक्किम इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए? उनका ये कहना था कि सिक्किम को दूसरे प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस क्यों दी जा रही है। पर जवाहरलाल नेहरू के कुछ डिफरेंट रीजन है। पहला कि वो एक आइडियलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि फोर्स नहीं यूज करी जानी चाहिए सिक्किम के अगेंस्ट।
उन्होंने कहा कि सिक्किम के अगेंस्ट फोर्स यूज करना ऐसा होगा जैसे एक मक्खी को एक गोली से मारना। उनके पास कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी थे। उनका ये मानना था कि सिक्किम की मोनार्की ने मना कर दिया है, इसी वजह से इंडियन यूनियन को फोर्स यूज करनी पड़ेगी, और अगर वो फोर्स यूज करेंगे तो हो सकता है कि चाइना इस बात से खुश ना हो और उनको इनकरेजमेंट मिल जाए तिब्बत को इन्वेड करने के लिए। पर इस कॉशन से ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया। In 1950, Tibet was occupied by the armies of Communist China, ending a long period of Tibetan self-rule. 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद सिक्किम की मोनार्की ज्यादा डिमांड करने लग गई इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी के लिए, क्योंकि 1962 वॉर के बाद और पाकिस्तान के अगेंस्ट 1965 वॉर के बाद सिक्किम में इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उधर की मोनार्की बहुत नर्वस हो रही थी। और 1966 के बाद सिक्किम की मोनार्की बस डिफेंस में ऑटोनॉमी ही नहीं बल्कि इकोनॉमी और ट्रेड में भी ऑटोनॉमी चाहती थी। ये डिमांड स्पेशली आने लगी जब क्राउन प्रिंस नए चौग्याल बन गए थे सिक्किम के। पर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसकी कम चांसेस थी कि इन डिमांड्स को स्वीकारा जाएगा। पीएन धर, जो इंदिरा गांधी के क्लोज एडवाइजर थे, उन्होंने बताया कि एक बार इंदिरा गांधी ने उनको बोला था कि उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी सिक्किम के लोगों की विशेस के अगेंस्ट जाने से, जो सिक्किम को इंडिया से मर्ज करवाना चाहते थे। अब उस स्टेटमेंट में आपने एक फ्रेज देखा होगा, विशेस ऑफ द पीपल, पर ये लोग थे कौन? जैसे हमने पहले बताया था कि सिक्किम में 3 कम्युनिटीज हैं, लेप्चास, भूटियाज और लिम्बूज। और जो लेप्चास और भूटियाज हैं वो सोसाइटी की एलिट्स में आते हैं और सबसे ज्यादा लैंड उनके पास ही थी। पर सिक्किम की पॉपुलेशन में एक शिफ्ट आने लगा 19th सेंचुरी से। क्यों? सरप्राइज सरप्राइज, एक ब्रिटिश ऑफिसर की वजह से। जॉन क्लॉड व्हाइट सिक्किम के पहले पॉलिटिकल ऑफिसर थे। व्हाइट नेपाल से लेबरर्स को बुलाने लग गए दार्जिलिंग को डेवलप करने के लिए और कॉपर को माइन करने के लिए। एक और कारण था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इस नेपाली इमिग्रेशन को इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि वो तिब्बत के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते थे। तिब्बत और सिक्किम के बीच में बहुत क्लोज टाइज थे, कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। इसी वजह से अर्ली 20th सेंचुरी तक जो भूटियाज और लेप्चास की नेटिव पॉपुलेशन थी वो अब माइनॉरिटी बन गई थी। अब जो नेपाली पॉपुलेशन थी सिक्किम की वो एलिट्स नहीं थी, वो बेचारे लेबरर्स थे। और जो सिक्किम की मोनार्की थी वो यूजुअली डिसीजंस बस एलिट्स के हित में ही लेती थी। इसलिए चाहे मोनार्की जरूर सिक्किम को इंडिपेंडेंट रखना चाहती थी, पर ऐसा सभी लोग नहीं चाहते थे सिक्किम की पॉपुलेशन में। सिक्किम स्टेट कांग्रेस, जिसको ताशी शेरिंग लीड कर रहे थे, और 2 और पॉलिटिकल पार्टीज इस मोनार्की को अबॉलिश करना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहती थी ताकि एलिट्स की पावर कम होए, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी और इंडिया के साथ मर्ज करना चाहती थी। नेपालीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और बिगड़ गया 1953 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद। इन रिफॉर्म्स के तहत लेप्चाज और भूटियाज और नेपाली पॉपुलेशन को सेम नंबर ऑफ इलेक्टोरल सीट्स ही मिली, इसके बावजूद कि उनकी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही डिफरेंट है। इसी वजह से डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, कम से कम एक पॉपुलेशन के सेगमेंट में। सिक्किम की सोशल टेंशन्स के अलावा इंडियन सरकार में भी एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल विल था। इंडिया एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लीडर के अंडर थी जिसने 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। और जब सिक्किम के चौग्याल की डिमांड और बढ़ती गई इंडिपेंडेंस के बारे में, इसीलिए 1972 में उन्होंने रमेश्वर नाथ काओ को बुलाया। काओ वही व्यक्ति हैं जिनको इंदिरा गांधी ने रॉ, इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी सर्विस को सेटअप करने के लिए बोला था, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो सिक्किम के बारे में कुछ कर सकते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम के बिहेवियर से नाखुश थी वो थी चौग्याल की अमेरिकन वाइफ होप कुक। होप चौग्याल की सेकंड वाइफ थी और उनका अमेरिकन पासपोर्ट उनको बहुत अटेंशन दे रहा था इंटरनेशनल मीडिया में। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत खबरें आई कि कैसे एक साधारण सी लड़की अब सडनली एक राजकुमारी बन गई है एक किंगडम की, और इस मीडिया अटेंशन को उन्होंने यूज किया सिक्किम की इंडिपेंडेंस के बारे में लॉबी करने के लिए। और ये दिखाने के लिए कि सभी लोग सिक्किम की मोनार्की के अंडर खुश हैं, सत्यजी रे को एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बोला गया। एक दिन कुक ने एक बुलेटिन लिखा गैंगटॉक के इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के लिए, जहाँ उन्होंने मांग करी कि दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था वो सिक्किम को वापस दे दिया जाना चाहिए। और इस चीज से इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर जब इंदिरा गांधी ने आरएन काओ की मदद मांगी, वो काम में लग गए। उन्होंने 2 और डिप्लोमैट्स पीएन बैनर्जी और जीबीएस सिद्धू की मदद मांगी। उनका प्लान बहुत सिंपल था। वो चाहते थे कि सिक्किम का इंडिया के साथ मर्जर हो जाए, पर वो ये मेंटेन करना चाहते थे
कि ये मर्जर लोगों की इच्छा का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। काओ सिंधु और बैनर्जी जो सिक्किम के ऑपोजिशन लीडर्स थे, स्पेशली काजी दोरजी, उनको सपोर्ट देना चाहते थे चोग्याल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए। सिंधु ने सिक्किम के ऑपोजिशन को आश्वासन दिया कि वो उनको फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। प्लान ये था कि इन प्रोटेस्ट की वजह से चोग्याल को इंडिया की मदद मांगनी पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, और एक अच्छा मौका होगा सिक्किम जब इंडिया के साथ मर्ज कर पाएगा। और ये प्लान सक्सीड हो गया। 4 अप्रैल 1973 के दिन प्रोटेस्टर्स चोग्याल के पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए थे और ये प्रोटेस्ट सडनली वायलेंट हो गए। और फिर उसी साल एक अग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन गवर्नमेंट, चोग्याल और सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। एक साल के बाद इलेक्शंस अनाउंस करे गए और काजी दोरजी, जो ऑपोजिशन पार्टीज को लीड कर रहे थे चोग्याल के अगेंस्ट, वो सिक्किम के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। पर इस अग्रीमेंट की वजह से मोनार्की एंड नहीं हुई थी। चोग्याल वीक जरूर हो गए थे, पर अभी भी वो सॉवरेन थे, यानी कि हेड ऑफ स्टेट। पर कुछ टाइम बाद ये भी चेंज हो गया जब 7 अप्रैल 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने कू ऑर्गेनाइज किया चोग्याल के अगेंस्ट और उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। इस घटना के बाद कई लेटर्स एक्सचेंज हुए चोग्याल और इंदिरा गांधी के बीच, पर इनफैक्ट मोनार्की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में रिलेशंस और बिगड़ते ही रहे। एक अनोखे लेटर में क्राउन प्रिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइस उन्होंने डिस्कवर किया है वो एक्चुअली उनका पेन है, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका पेन उनको जल्द से जल्द लौटा दिया जाए। 26 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने 36th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी सिक्किम को इंडिया का एक हिस्सा बनाने के लिए। इसके साथ इंडिया ने एक रेफरेंडम भी ऑर्गेनाइज किया जहाँ 60,000 लोगों ने कहा कि वो इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते हैं और करीब 1,500 लोगों ने कहा कि वो मर्ज नहीं करना चाहते। और फिर मई 16, 1975 को सिक्किम फॉर्मली इंडिया की 22nd स्टेट हो गई और चोग्याल की पोजीशन अबॉलिश कर दी गई। इस डिसीजन के बाद जो चोग्याल की फैमिली थी वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर ही रही। चोग्याल के पहले बेटे मारे गए कार एक्सीडेंट में और उनके दूसरे बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। 1975 के बाद भी चोग्याल ने एक्सेप्ट नहीं किया कि सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज कर गया है, और उनकी सारी जो इंटाइटलमेंट थी जो इंडियन गवर्नमेंट से दी जा रही थी वो भी बंद कर दी गई। 1982 में उनकी कैंसर से मौत हो गई और कुक इंडिया छोड़कर यूएस वापस चली गई, जहाँ वो आज भी रहती है। एक सिक्किम बेस्ड जर्नलिस्ट के हिसाब से जो यंग जनरेशन है उधर की, उनको इतना पता ही नहीं है मोनार्की के बारे में, और लार्जली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए इंडिया की सॉवरेनिटी। इसके पीछे एक मेजर कारण हो सकता है जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आर्टिकल 371F के हिसाब से सिक्किमीज लोगों को टैक्सेस नहीं देने होते और बाहर के लोग सिक्किम में जमीन भी नहीं खरीद सकते। टूरिज्म की वजह से सिक्किम की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और वो 2022 में पहली स्टेट भी बन सकती है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उधर की सोसाइटी में सब कुछ ठीक है। महिलाओं के अगेंस्ट उधर रेगुलरली डिस्क्रिमिनेशन होता है और ड्रग और अल्कोहल अब्यूज बहुत कॉमन हो गई है सिक्किम के यूथ में। पर अब इन सारी समस्याओं के हल सिक्किम के लोग एक डेमोक्रेसी के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और रही इस डॉक्यूमेंट्री और इस बुक की बात, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था ताकि मोनार्की की पॉपुलैरिटी ना बढ़े और ये दिखाने के लिए कि सिक्किम का मर्जर फोर्स की वजह से नहीं हुआ था, जो हमें बताता है कि कोई भी सरकार कितनी भी पावरफुल हो वो नैरेटिव को कंट्रोल करना ही चाहती है। नाचिदेऊ नह नाचिदेऊ अगनै